गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमए के विद्यार्थियों, आज हम चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चोल शासकों के कुछ वीडियो मैंने आपको सेंड करे थे, आपने उनका अध्ययन किया होगा। आज हम चोल राजवंश की जानकारी किन किन ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है उसका अध्ययन करेंगे। सामने आपके सामने जो इमेज है इस कवर पेज पे, वो यहाँ की चोल वंश की कलाकृतियाँ हैं नटराज की। हम चोल राजवंश के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। चोल वंश भारत के अत्यंत प्राचीन वंशों में गिना जाता है और इसे दक्षिण भारत के सभी राजकुलों में प्राचीनतम माना जा सकता है। महाभारत में चोलों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने दक्षिणी भारत के विवरण में चोलों का वर्णन किया है। अशोक के अभिलेखों में चोलों की गणना सुदूर दक्षिण में मौर्य साम्राज्य की सीमाओं से बाहर स्थित एक स्वतंत्र मित्र राज्य के रूप में की गई है। टोलेमी ने चोलों के 2 राज्यों का वर्णन किया है। प्रसिद्ध ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में चोल प्रदेश के बंदरगाहों से होने वाले व्यापार का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथ दीपवंश और महावंश में भी चोल राज्य और लंका के मध्य घनिष्ठ संबंधों का उल्लेख है। आरंभ में चोल राज्य में वर्तमान तमिलनाडु प्रांत के त्रिचनापल्ली और तंजौर के जिले सम्मिलित थे। बाद में उन्होंने अन्य क्षेत्रों को विजित करके एक छोटे से राज्य को साम्राज्य में बदल दिया। आर्यावर्त में जो महत्व गंगा नदी का था, वही महत्व चोल राज्य में कावेरी नदी का था। जो चोल शासक हैं वह बहुत महत्वपूर्ण शासक माने गए और उन्होंने कई तरह की सुदृढ़ व्यवस्था अपने शासनकाल में करी। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप तक के क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में चोल के अलावा चेर एवं पांड्य राज्यवंशों ने भी शासन किया। मौर्य सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में इन तीनों राज्यों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख हुआ है, लेकिन परवर्ती काल में इन राजवंशों में से चोल राजवंश ने अपनी योग्यता के आधार पर संपूर्ण दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त करी। इस राजवंश के उत्कर्ष का जो केंद्र था वह तंजौर था और यही उनकी राजधानी थी। इसके बारे में हम जानने के स्रोतों को अगर देखते हैं तो चोल राजवंश के इतिहास को जानने के लिए प्रचुर मात्रा में लिखित एवं अन्य प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। इस सामग्री को अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक सामग्री, दूसरा है पुरातात्विक सामग्री और तीसरा है विदेशी साहित्य। सबसे पहले साहित्यिक सामग्री को हम लेते हैं तो संगम साहित्य इसका महत्वपूर्ण साहित्य था, जो दक्षिण भारत का प्राचीन साहित्य कहलाता है। इस साहित्य में आरंभिक चोल राजवंशों के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। निकटवर्ती राज्यों के साथ चोल शासकों के संबंधों की जानकारी भी संगम साहित्य से प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर आता है कलिंग तुपर्णी। इस ग्रंथ के जो रचनाकार थे वह जयन गोडार थे। इसमें कुलोत्तंग प्रथम की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है ओट्टुकुटम की उलाएं। उलाओं का मतलब होता है श्रृंगार प्रधान जीवन चरित्र।
जिस जीवन चरित्र में श्रृंगार की प्रधानता है। ये उलाएं विक्रम चोल कुलोत्तंग द्वितीय तथा राजराज द्वितीय के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तीसरा है पेरिये पुराणम। यह ग्रंथ कुलोत्तंग द्वितीय के काल में शेक्किलार द्वारा रचित है। इससे तत्कालीन समाज की धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। चौथा है वारशोलियम। यह बुद्ध मित्र द्वारा रचित व्याकरण का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वीर राजेंद्र की काल की कुछ घटनाओं का विवरण हमको प्राप्त होता है। और फिर है महावंश। यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसमें परांतक की पांड्य विजय तथा राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का वर्णन है। नेक्स्ट हम लेते हैं पुरातात्विक सामग्री जो हमें उत्खनन से प्राप्त हुई है। इन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हम कहते हैं। चोल वंश का इतिहास जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन उनके अभिलेख है। इन अभिलेखों में संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग हुआ है। चोल शासकों के विषय में जानकारी निम्नलिखित अभिलेख प्रदान करते हैं। पहला है लीडन दानपत्र अभिलेख। इस दानपत्र अभिलेख में हमें राजराज प्रथम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है तंजौर अभिलेख। यह अभिलेख भी राजराज प्रथम का है। फिर है तिरुवालांगाडु दानपत्र अभिलेख। यह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल की जानकारी प्रस्तुत करता है। फिर करेंदे दानपत्र अभिलेख। यह अभिलेख भी राजेंद्र प्रथम का विवरण प्रस्तुत करता है। दानपत्र का मतलब आपको मैं बताऊं कि दानपत्र ऐसे उनको कहा जाता था जो जैसे कोई भी शासक अगर अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी थे उनको या किसी ब्राह्मण को इनको जब दान देते थे तो उनको बाकायदा एक तरह से उनको स्थायी महत्व का बनाने के लिए, उनको चिर स्थायी बनाने के लिए उनको तांबे की पट्टिका पर इन पर उत्कीर्ण किया जाता था। और यह एक स्थायी स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का। तो करेंदे दानपत्र अभिलेख में राजेंद्र प्रथम की जानकारी हमको प्राप्त होती है। फिर है तिरुवेंदीपुरम अभिलेख। यह राजराज तृतीय के शासनकाल का है और ऐतिहासिक दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण अभिलेख है। फिर है मणिमंगलम अभिलेख। मणिमंगलम अभिलेख में राजाधिराज प्रथम के लंका विजय का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसका सोर्सेस है सिक्के। जो धवलेश्वर में चोल शासकों के स्वर्ण निर्मित सिक्कों की निधि प्राप्त हुई है। चूंकि यह चोल शासन था, वहाँ आर्थिक रूप से संपन्नता थी, अतः चोल शासकों की जो सिक्के हैं वह भी स्वर्ण निर्मित ही बने हुए हैं। इनकी समृद्धि की सूचक है। राजाधिराज प्रथम के सिक्के लंका से प्राप्त हुए हैं जो इनके प्रभाव को अभिव्यक्त करते हैं। फिर है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य का मतलब है कि कौन से विदेशी लोगों ने चोलों के बारे में लिखा, उनके ग्रंथों में इनकी क्या जानकारी मिलती है, उनका वर्णन हम इसमें लाते हैं। तो चीनी स्रोतों से चीन के साथ चोलों के संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। चीनी अनुश्रुतियों में चोल के साथ जो संबंध थे उनका भी ज्ञान होता है। पेरिप्लस तथा टोलेमी के ग्रंथों में भी चोल देश का विवरण अंकित है। चोलों की प्राचीनता। चोल वंश
में दी गई है। महाभारत में भी चोलों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने दक्षिण भारत के विवरण में भी चोलों का वर्णन किया है। अशोक के अभिलेखों में भी चोलों का वर्णन किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भी चोलों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो महत्वपूर्ण स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने के, जैसे वह साहित्य है, जैसे वह पुरातात्विक स्रोत है, जैसे सिक्के हैं, विदेशी साहित्य, ये एक तरह का आईना है जो हमें प्राचीन भारत को जानने में और उस समय के शासकों को जानने में मदद प्रदान करता है। थैंक यू।